दोस्तों आज मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ाऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में 3 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहली है वोकैबुलरी, दूसरे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, तीसरी है समरी राइटिंग या फिर आप कह सकते हैं ग्रिड क्वेश्चन। ज़्यादातर बच्चों को ग्रिड क्वेश्चन में काफ़ी दिक्कत आती है, बहुत मुश्किल लगता है उन्हें। मैं आपको समझाऊंगा आज इस वीडियो में। सबसे पहले कुछ टिप्स और ट्रिक्स को देखते हैं। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद में पैसेज पर जाना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा कि क्या क्या मुझे ढूंढना है उस पैसेज के अंदर। आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में आपको पैसेज के ऊपर आना है और पैसेज को ना स्लोली पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। अब बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे लिखा रहेगा कि बहुत जल्दी पढ़ो, जितना हो सके उतनी जल्दी पढ़ो। टीचर भी कहते हैं कि स्किमिंग करनी है, स्किमिंग करनी है, स्किमिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर पता है क्या दिक्कत होगी? आप जितना टाइम बचाने की कोशिश करोगे ना, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। अगर जल्दी जल्दी पढ़ोगे 3-4 बार पढ़ना पड़ जाएगा। आराम से पढ़ो, ठहर कर पढ़ो। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पहले मैं भी अपने स्टूडेंट से यही कहता था कि तुम जल्दी से जल्दी पैसेज को पढ़ो, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करो। लेकिन फिर मैंने ये नोटिस करा कि बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में ना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनके एक बार में समझ में नहीं आ रहा, वो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ रहे हैं और फिर पैनिक भी कर रहा है कोई कोई बच्चा। तो फिर मैंने उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करा कि तुम आराम से पढ़ो, स्लोली पढ़ो, ठहर कर पढ़ो। और फिर मैंने नोटिस करा कि बच्चों को कम टाइम लग रहा है। आपको अब्राहम लिंकन का कोट तो याद ही होगा, मैं अक्सर बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे 6 घंटे दिए जाएं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं शुरुआत के 4 घंटों में कुल्हाड़ी के ऊपर धार लगाऊंगा। तो यही चीज़ है, अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो यहाँ पर टाइम नहीं बचेगा। आपको राइटिंग तेज़ करनी पड़ेगी, आपको वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी, आपको ग्रामर स्ट्रांग करनी पड़ेगी ताकि सेंटेंसेस आपके जल्दी जल्दी फॉर्म हो, ज़्यादा सोचना ना पड़े। यहाँ पर टाइम बचाने जाओगे उल्टा नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगा कर आ जाओगे। इसके बाद आपको अंडरलाइन करते चलना है, जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, उनको अंडरलाइन करो। हाँ, मुझे पता है कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर अलाउड नहीं होता कुछ लिखना, लेकिन अगर आप हल्की सी लाइन ड्रॉ करोगे तो कोई टीचर आपको कुछ कहेगा नहीं। लिखना मत, बस जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, उनको अंडरलाइन करना। अब पैसेज को पढ़ते हुए कई सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनका मतलब आपको पता नहीं होगा, तो यहाँ पर ना आपको अटकना नहीं है। आपको पता है जो टीचर्स होते हैं वो जानबूझकर हार्ड वर्ड्स को देते हैं। वो हार्ड वर्ड्स को इस वजह से देते हैं ताकि आपके समझ में ना आए वो वर्ड्स, लेकिन आप जो ओवरऑल मीनिंग है वो समझ पाओ। आप अंदाज़ा लगा पाओ कि ये पैसेज किस बारे में है, इसकी थीम क्या है। एग्जामिनर चाहता है कि मैं ऐसे वर्ड्स को डालूं जो आपके समझ में ना आए, जानबूझ के ऐसे वर्ड्स को डाले जाते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि मेरे ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, वो डाले इसलिए गया ताकि आपके समझ में ना आए। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ओवरऑल मीनिंग उसका निकालो, आपके थीम समझ में आए किस बारे में बात हो रही है। तो जब भी इस तरह के वर्ड्स आएँ तो आपको स्ट्रक नहीं होना, आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है। और आखिर में आपको जो भी लिखना है वो अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है। सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं पर कटते हैं। जब आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, ये अलाउड ही नहीं है। कॉपी पेस्ट करोगे आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे ही नहीं। तो जो भी आंसर लिखोगे अपने शब्दों में लिखोगे। और आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ, डू नॉट अज्यूम एनीथिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीफ। अपने पास से कुछ ऐड मत कर देना, जो भी पैसेज में लिखा हुआ है वही लिखो। अगर रात है तो रात ही करना, उसको शाम मत कर देना। अब देखो, जैसे वोकैबुलरी का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपसे पाउंडेड का मतलब पूछा गया। आपसे कहा गया कि लाइन 11 में इसका यूज़ हुआ है और आपको इसका मतलब बताना है। मान लेते हैं कि आपको इसका मतलब नहीं पता, तो हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि लाइन 11 क्या कह रही है। All cooking pots, calabashes and wooden bowls were thoroughly washed, especially the wooden mortar in which yam was pounded. हो सकता है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता हो, लेकिन इतना तो आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे बर्तन धोने से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, खाने पकाने की तैयारी हो रही है। तो जो सबसे क्लोजेस्ट होगा ना खाने पकाने से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, बर्तनों से रिलेटेड, उसके ऊपर हम लोग टिक करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ग्रैब्ड, ऑप्शन बी यूटिलाइज्ड या फिर मेड यूज़ ऑफ, ऑप्शन सी है क्रश, ग्राइंड या फिर मैश, और ऑप्शन डी है लर्नड। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे अटकेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पर। तो आप मुझे बताओ कि खाने पकाने से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड कौन सा वर्ड है यहाँ पे? ऑप्शन सी है ना, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इस तरह से आपको अंदाज़ा लगाना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता होंगे, तो आप उस लाइन को पढ़ो और एक अंदाज़ा लगाओ कि वहाँ पर बात क्या हो रही है। जो भी ऑप्शंस है ना आपके, देखो कि उस कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से ऑप्शंस फिट हो रहे हैं, और जो सबसे क्लोजेस्ट हो उसके ऊपर आप टिक कर दो।
चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रीसी राइटिंग को कैसे करना है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको एग्जाम्पल्स को, एडजेक्टिव्स को, कोट्स को और फिगर्स ऑफ स्पीच को अवॉइड करना है। कैसे करोगे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, द ब्यूटीफुल ग्रीन गार्डन अट्रैक्ट बाय मैनी विजिटर्स। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से ब्यूटीफुल को हटा दूँ, ग्रीन को हटा दूँ, तो क्या मतलब चेंज होगा? कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो सिंपली लिखो द गार्डन अट्रैक्टेड मैनी विजिटर्स। या फिर एक सेंटेंस है, इट वॉज अ ट्रेजिक एंड हार्ट ब्रेकिंग एक्सीडेंट। हम सब जानते हैं कि एक्सीडेंट ट्रेजिक होता है, हार्ट ब्रेकिंग होता है, तो दोनों को हटा दो, इट वॉज एन एक्सीडेंट लिख दो। द फाइनल कंक्लूजन वॉज अनाउंस्ड। हम सबको पता है कि कंक्लूजन फाइनल ही होता है और आखिर में ही आता है, तो सिंपली लिखो द कंक्लूजन वॉज अनाउंस्ड। इस तरह से आप समरी बनाओगे। जो फालतू के एडजेक्टिव्स हैं उनको हटाना सीखो। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप हटा नहीं सकते। जैसे एक सेंटेंस है, द सीवियर ड्राउट अफेक्टेड मिलियंस। यहाँ पर आप सीवियर को नहीं हटा सकते। अगर आप सोचो कि एडजेक्टिव है तो हटा देता हूँ, नहीं हटा सकते हो, क्योंकि सीवियर को अगर यहाँ पर आपने हटाया तो आपका सेंटेंस कमज़ोर पड़ रहा है। तो आपको ये प्रैक्टिस से देखना पड़ेगा कि कौन से एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनको हटाने से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा सेंटेंस के ऊपर, जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन एडजेक्टिव्स को आपको हटाना है। एग्जाम्पल्स को हटाना है। एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है ताकि बात आपके अच्छे से समझ में आए। तो आपको समरी में किसी को कुछ समझाना नहीं है भैया, आपको समराइज़ करना है। जैसे एक सेंटेंस है, मैनी स्पोर्ट्स इंप्रूव हेल्थ सच एज क्रिकेट, फुटबॉल एंड स्विमिंग। तो क्रिकेट, फुटबॉल और स्विमिंग क्या है? एग्जाम्पल है। इन सब को हटाओ, सिंपली लिखो मैनी स्पोर्ट्स इंप्रूव हेल्थ। और जितनी भी फिगर्स ऑफ स्पीच है उनको तो हटाना ही हटाना है। फिगर्स ऑफ स्पीच को मत लिखना अपनी समरी में। आपकी जो समरी है वो प्लेन होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए। फिगर्स ऑफ स्पीच का वहाँ पर कोई काम है ही नहीं। जैसे एक सेंटेंस है, टाइम फ्लाइज लाइक द विंड। डेकोरेट कर रखा है ना, डेकोरेशन की ज़रूरत तो है ही नहीं अपने को सिंपल लिखना है, टाइम पासिस क्विकली। जैसे एक सेंटेंस है, बुक्स आर अ ट्रेजर चेस्ट ऑफ नॉलेज। इतना बड़ा चढ़ा के डेकोरेट करके लिख रखा है, सिंपल करो इसको, बुक्स कंटेन वैल्यूएबल नॉलेज। और दूसरी बात यह है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है ना, उनको भी सिंपल करना सीखो। जैसे एक सेंटेंस है, द बॉय हु वॉज इंजर्ड वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। रिलेटिव क्लॉज है ये, अगर इसको सिंपल करोगे तो इस तरह से होगा, द इंजर्ड बॉय वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। एक सेंटेंस है, इफ पीपल एक्सरसाइज रेगुलरली दे रिमेन हेल्थी। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स पीपल हेल्थी। ऑल्दो ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट। छोटा करो, सिंपल करो, ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट। इतना ही काफ़ी है। तो यह आएगा प्रैक्टिस से, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, आपको बात करनी है थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, कोई सा भी नाम या फिर दे। इसमें आपकी समरी रहेगी। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी समरी होगी पास्ट टेंस में। ज़्यादातर समरी आपके पास्ट टेंस में रहेगी। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको तो ऑब्वियसली आप प्रेजेंट में ही लिखोगे, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपको एब्रीविएशंस को भी अवॉइड करना है। एब्रीविएशंस होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स, तो जो भी लिखोगे पूरा प्रॉपर वर्ड लिखोगे, किसी की भी शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं लिखनी। और बाकी बातें मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको जो पैसेज है उसको केयरफुली रीड करना है, आपको अंडरलाइन करने हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, आपको टाइटल भी तो देना है। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि सबसे पहले टाइटल सोचने बैठ जाते हैं कि मैं इसको क्या टाइटल दूँ, लेकिन टाइटल आपको देना है सबसे आखिर में। जब आप अपनी समरी को लिख लो, अच्छे से पढ़ लोगे, समरी को लिख लोगे, तो आपके खुद ही माइंड बताएगा कि क्या सूटेबल टाइटल हो सकता है। स्टार्टिंग में दोगे तो काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, सोचने भी लग जाओगे और शायद इतना सूटेबल टाइटल समझ में ना आए। तो पहले आराम से समरी को लिखो, समरी पर फोकस करो, पैसेज को अच्छे से समझो। बिल्कुल आखिर में जब आपका सारा काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप टाइटल को दोगे। और मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ कि डोंट कॉपी आप करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो भी लिखना है अपने शब्दों में लिखना है। एंड डो नॉट एज्यूम एनीथिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रीसी राइटिंग करनी कैसे है। सबसे पहले 6 वर्टिकल लाइंस बनाओ, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और हर एक बॉक्स में आपको एक वर्ड को लिखना है। इस तरह से आपके हो जाएंगे 50 वर्ड्स। ऊपर लिखो 1 2 3 4 5 और वर्टिकली लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 50 हो जाएगा ना। और हर एक कॉलम में एक वर्ड लिखो, 50 वर्ड्स लिखो, ना 49 चलेंगे ना 51 चलेंगे।
अब यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चों से ये होती है कि वो डायरेक्ट पेन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो 99.9999% चांसेस ऐसे हैं कि आपकी 50 वर्ड्स की समरी नहीं बनेगी। आपकी समरी बनेगी 48, 47 वर्ड्स की या फिर 52, 55 वर्ड्स की। एग्जैक्ट 50 वर्ड्स की बनेगी नहीं, और फिर वहाँ पर आपको करने पड़ेंगे करेक्शंस, काटा पीटी करनी पड़ेगी। तो पेन से करोगे बड़ा गंदा हो जाएगा। पेंसिल से लिखो पहले, उसमें कम टाइम लगेगा, और फिर जब आपका फाइनल हो जाएगा उसके बाद पेन से लिखना। पेंसिल को जो भी लिखा होगा वो इरेज कर देना। आई होप आपके कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है उसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की सारी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।